नमस्कार साथियों। बहुत दिनों के बाद अवसर मिला आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हूँ। आज हम थर्ड प्रॉफ बीएमएस के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। विषय काय चिकित्सा है। काय चिकित्सा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अह, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग के लिए उपस्थित हो पाया हूँ। कई स्टूडेंट्स की हमेशा से एक रिक्वेस्ट रही है कि आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं अपना वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि आप सभी का प्यार मिला मुझे मेरे विशेष रूप से रसशास्त्र के लिए। रसशास्त्र मेरा स्पेशलाइजेशन है, लेकिन अब हम प्रयास करेंगे कि इन लेक्चर्स को हम रेगुलर रख सके। हमने इन दिनों काफ़ी इनोवेशन किया हमारे आयुर्वेद भारती के पोर्टल में, ताकि हम अधिक से अधिक कंटेंट्स आप लोगों को कम समय में रेडी करके उपलब्ध करवा सकें। और इसी दौरान हमने बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों को अपने सिस्टम में हमने अडॉप्ट भी किया है, जिसमें विशेष रूप से एआई को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। और उसकी सहायता से आप लोगों के लिए हमने बहुत सारे कंटेंट्स कम समय में डेवलप कर पाए। आयुर्वेद भारती ही मुझे लगता है कि इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को कम समय में, क्योंकि अभी थर्ड प्रॉफ का सिलेबस आए कुछ ही समय हुए हैं, कुछ समय तो खैर नहीं, लगभग 6 महीने हो चुके हैं। लेकिन 6 महीने में हमको पूरा सिलेबस कवर करना एक बहुत बड़ा हमारे लिए टारगेट भी था और अपॉर्चुनिटी भी थी और चैलेंज भी था। तो इसके कारण हमने काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया है और हम आपके समक्ष फिर इन सारे क्वालिटी कंटेंट को लेकर आए हैं। हमने आयुर्वेद भारती के वेबसाइट और ऐप में कोर्स के फॉर्मेट में हमने थर्ड प्रॉफ बीएमएस को, फर्स्ट और सेकंड का ऑलरेडी हमारे पास है, थर्ड प्रॉफ बीएमएस का भी हमने लॉन्च कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वो उस पोर्टल में एनरोल कर सकते हैं। और फीस भी हमने बहुत ही नॉमिनल रखी हुई है और हमारा प्रयास भी रहेगा कि हम सेम फीस को आने वाले समय तक मेंटेन कर सके। हालांकि इन सभी टेक्नोलॉजीज में एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हाई क्लास जो एआई टूल्स होते हैं, जब हम उनको यूज़ करते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। फिर भी हमने कोशिश किया है कि आप लोगों को हम कम से कम फीस में अच्छी क्वालिटी के कंटेंट्स उपलब्ध करवा सके। हमें भी पता है कि बीएमएस में जिनके गवर्नमेंट सीट्स जिनको मिल जाती है उनके लिए तो उतनी आर्थिक परेशानियां नहीं होती है, लेकिन जिनको प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं या जो प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देकर एडमिशन लेते हैं, तो हमें भी पता है कि एक एक रुपए घर से मांगना कितना मुश्किल होता है। खैर, ये सारी बातें हम करते रहेंगे, बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। हम जल्दी से अपने टॉपिक पर आते हैं और मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, ताकि आप लोगों को मैं पीपीटी के माध्यम से उस टॉपिक को पढ़ा सकूं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, चिकित्सा पेपर 2 का यूनिट 11.23 है। जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो 23 नंबर का टॉपिक है। जो एनसीआईएसएम का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने कंटेंट, जो कोर्स का जो कंटेंट है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम चलते हैं, तो इससे क्या है कि आपको भी पता होता है कि आपने कितनी पढ़ाई कर ली, सिलेबस कितना आप लोगों का कवर हो चुका है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको ये अगला टॉपिक करने वाले हैं। हमने इसके पहले के जितने भी हैं टर्म, फर्स्ट टर्म से रिलेटेड हमने कंप्लीट कर ही दिया है। और अब कुछ ही दिनों में हमारा टारगेट ये है कि दिसंबर लास्ट तक हम आपको पूरा 1.5 साल का सिलेबस कंप्लीट करके दे दें। कुछ कंटेंट्स हमने एआई जनरेटेड अवतार के माध्यम से भी किया है, क्योंकि समय कम था और हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डेवलप करने थे। कुछ स्टूडेंट्स ने उसको पसंद भी किया है। कुछ लोगों को, क्योंकि एक जो मशीन लर्निंग वाली जो फीलिंग होती है वो एक अलग ही है, तो हमने फिर इसीलिए
ये डिसाइड किया कि बीच बीच में मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा ताकि एक ह्यूमन टच भी रहे उसमें, और हमारा इंटरेक्शन इसी प्रकार से होता रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, शॉर्ट में हम आपको बताएंगे। और जो आज मैं पीपीटी आपसे शेयर कर रहा हूँ और आने वाले समय में भी जो मैं शेयर करूँगा, उससे रिलेटेड जो नोट्स रहेगा वो थोड़ा डिटेल्ड रहेगा। पीपीटी में थोड़ा सा उसका शॉर्ट वर्जन रहेगा, उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में एक्सप्लेन करता चलूंगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप, कमेंट बॉक्स हमारे पोर्टल में भी होता है, हर लेसन के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, आप उसमें कमेंट कीजिए। और जो भी क्वेरी होगी हम प्रयास करते हैं कि उसको इंस्टेंट रिप्लाई कर सके, नहीं तो मैक्सिमम उसमें 12 आवर्स के अंदर ही हम उसमें रिप्लाई कर देते हैं। तो आपके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप वहाँ से अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। नोट्स आपको यूट्यूब के माध्यम से हम उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो का वो प्लेटफॉर्म है, तो वीडियोस आप वहां से देखिए। और नोट्स यदि आपको चाहिए, जो कि पीडीएफ में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, हर लेसन का अलग अलग पीडीएफ आप बना सकते हैं। तो वो जो फैसिलिटी है, वो जो फीचर है, वो हमारे वेबसाइट या फिर ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा। आइए हम आगे चलते हैं। इसमें आज हम जो करने वाले हैं वो मात्रा, सेवन काल एंड अनुपान इन वात व्याधि, ये हमारा आज का टॉपिक है। और हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और इससे रिलेटेड हम आगे के सेशन में हम देखेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या है कि इस डेक का इस्तेमाल हमको एक छोटे निर्णय ट्री, मतलब डिसीजन ट्री की तरह हमको करना है। पहले स्टेज को आपको पहचानना है कि क्या आम है, और आवरण है क्या, और कहाँ पर निराम अवस्था है, केवल वात कंडीशन जो बोलते हैं हम, वो है। और इसके अलावा हमको ये भी देखना है कि यदि आवरण है तो सबसे पहले हम सफाई, क्लेंजिंग पर काम करते हैं, शोधन करते हैं। और मेनली उस समय हमको ड्राइनेस लेकर आना होता है, क्योंकि आवरण है, आवरण मतलब वो आमावस्था, तो हमको दीपन पाचन करना होता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम ऑयलिंग का जो काम होता है, हम वात के ट्रीटमेंट के लिए हमको स्नेहन करना होता है। और यदि केवल वात कंडीशन है तो सीधे हम स्नेहन से अपनी चिकित्सा का आरंभ कर सकते हैं। अगला सवाल ये आता है कि दर्द कहाँ पर जमे हुए हैं, जैसे कि टेंडन में है, जॉइंट्स में है, या नर्व में है, तो उसी के हिसाब से हमको अपना योग चुनना है। और अ, यदि बॉवेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मोशन से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हमको शुरू में ही, इस ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में ही हमको ट्रीट कर देना चाहिए। विबंध अवस्था नहीं लंबे समय तक रहनी चाहिए, ताकि अपान वायु का जो प्रवाह है वो सहज रहे। और हाँ, हर प्रिस्क्रिप्शन में मात्रा, सेवन काल और अनुपान तीनों लिखना चाहिए। तो हम विशेष रूप से आज के इस लेक्चर में ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमको क्या क्या करना होता है। अगला जो हमारा इसी में जो है वो है क्लिनिकल सीक्वेंसिंग। मीन्स कैसे हमको ट्रीटमेंट का सीक्वेंसिंग पकड़ के चलना है। तो सीक्वेंसिंग बहुत इजी होता है, बहुत सरल है। सबसे पहले आपको सफाई करनी है, फिर तेल की मालिश करनी है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको इजी लैंग्वेज में आप समझिए। मतलब आपको शोधन करना है, दीपन पाचन करके आमावस्था से निराम अवस्था में लेकर जाना है, फिर तेल की मालिश, मतलब कि स्नेहन का काम करना है। तो तेल की मालिश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको अभ्यंग करना है, मीन्स एक्सटर्नल करना है, इंटरनल ऑलिएशन भी इसमें होता है, जिसमें अगर हमको अ, पंचकर्म के लिए पेशेंट को अगर एडमिट नहीं करना है तो हम ओरल इनटेक भी तेल का या घृत का हम कर सकते हैं। उसके अलावा और ये है कि यदि टंग कोटेड है, जीभ भारी है, पेट भरा हुआ है, सिर बोझिल लग रहा है, तो छोटा लंघन पाचन का एक विंडो आप बनाकर उसको निराम अवस्था में ले जा सकते हैं। जरूरत होती है तो हल्का विरेचन या वस्ती का छोटा सा जो सीरीज है वो आप इसमें ले सकते हैं, जैसे 3 या फिर 5 या फिर 8 योग वस्ती का जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करते हुए आप वस्ती के लिए भी प्लान कर सकते हैं।
और जब हमारा जो ट्रैक्ट है वो जब ओपन हो जाता है, और जो हमारे टिश्यूज हैं वो जब सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उस केस में फिर हम आगे की चिकित्सा हम स्टार्ट कर सकते हैं। विशेष रूप से यदि आमा, क्योंकि हम वात की चिकित्सा में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको फिर स्नेहन स्वेदन हम आगे कर सकते हैं। पुराना और जीर्ण यदि अवस्था है वात की, तो शुरुआत से ही हमको स्नेह आधारित योग हम दे सकते हैं। वस्ती इसमें लाभ देती है। और सुरक्षा के लिए आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार का विरेचन नहीं करना है। और वस्ती का भी यदि हम प्लान करते हैं, तो जो हमारे मासानुमासिक जो प्रोटोकॉल बताया गया है गर्भ शारीर वाले उसमें, तो उसको आपको फॉलो करना है। आपको ऐसे ही नहीं कर देना है। और यदि कोई ब्लीडिंग की भी कंडीशन किसी प्रकार से है, तो सबसे पहले आपको ब्लीडिंग को ठीक करना है। उसके बाद ही फिर ट्रीटमेंट के उसमें आना है। आप अपनी ओपीडी में कौन सा पैटर्न सबसे ज़्यादा देखते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, और फिर हमको अवगत करवाइए कि आपके यहाँ पर किस टाइप के पेशेंट से या किस टाइप की कंडीशंस आती है। अगला जो स्लाइड है उसमें हम देख रहे हैं कि डोज एंड टाइट्रेशन कैसा है यहाँ पर। जैसे यदि दी गई मात्रा आपके टीचिंग हॉस्पिटल में औसत व्यस्क खुराक होती है, जैसे आप यदि आपके वहाँ पर हॉस्पिटल अटैच्ड है जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है, या आप वहाँ पर जाते हैं सीखने के लिए, तो यूजुअली जो जो भी हम डोजिंग का जो भी डिसाइड करते हैं वो एडल्ट डोज होता है। तो उसमें भी आपको एडल्ट डोज में भी रोगी का बल और उसके अग्नि के अनुसार उसको घटाना या बढ़ाना चाहिए। जैसे बुजुर्ग हैं, ये जिनका लो बीएमआई होता है, बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स जिनका कम होता है, तो उसमें लोवेस्ट डोज से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि गैस्ट्राइटिस है, स्टूल यदि लूज हो रहा है, सिर भारीपन अगर है सिर में, तो थोड़ा सा रुक कर प्रॉपर आप इन्वेस्टिगेट करें। और यदि लंबे समय तक रसायन के कोर्स में अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट को आप दे रहे हैं रसायन का कोई भी कोर्स, तो भी आपको रेगुलर इंटरवल पर शुगर मॉनिटरिंग करना आवश्यक है। और एक छोटा सा नियम आपको याद रखना है कि दवा उतनी ही दें जितनी शरीर आराम से पचा सके, ना उससे कम देना है ना उससे ज़्यादा देना है, क्योंकि यदि आप डोज कम देते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे एलोपैथ में हर मेडिसिन डोज के हिसाब से चलती है। हम आयुर्वेद में यूजुअली क्या करते हैं कि वटी के में लिख देते हैं कि एक एक गोली सुबह शाम, और हम प्रिस्क्राइब कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वात रोग की बात करें जिसमें सबसे कॉमन है योगराज गुगुल या महायोगराज गुगुल, तो हर फार्मेसी के अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। उनकी टेबलेट की साइज भी एक जैसी सभी की नहीं होगी। कोई 250 mg की बना रहे हैं, और कोई 500 mg का बना रहे हैं। तो आपको कभी भी आप क्लासिकल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी का प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। आप ऐसे कभी भी जनरल नहीं लिखिए, आपको हमेशा कंपनी का नाम भी लिखना चाहिए, क्योंकि जो क्लासिकल मेडिसिन हैं वो जितने भी फार्मेसीज होते हैं जो कि क्लासिकल में काम करते हैं, वो सभी उस नाम से बनाते हैं, महायोगराज या योगराज के नाम से। मार्केट में आपको बहुत सारी मेडिसिन मिल जाएगी। लेकिन यदि हम पेटेंट की बात करें, जैसे कि अगर हमारी फार्मेसी हम भी कुछ मेडिसिन बनाते हैं, तो उसमें हम पेन के लिए रूजा कैप्सूल्स बनाते हैं। तो रूजा कैप्सूल आप लिखेंगे तो ये फैक्ट है कि यदि हमारा ट्रेडमार्क है तो वो उस नाम की मेडिसिन मार्केट में हमारी कंपनी के अलावा और किसी और की नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप महायोगराज लिख देते हैं तो वो हमारी भी मिलेगी और भी कंपनीज की मिलेगी। हो सकता है कि मैंने जो बनाया है महायोगराज वो 500 mg का है, और आप डाबर बैद्यनाथ या और भी किसी कंपनी की लेते हैं, तो वो हो सकता है कि वो 250 mg की बना रहे हैं। अब उसमें आपने यदि 1 टेबलेट बीडी या 2 टेबलेट बीडी लिखा, तो डोज प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो आपको इसमें स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए कि कौन सी कंपनी का दे रहे हैं, या फिर आप एमजी मेंशन करें, जैसे महायोगराज गुगुल 500 mg सुबह शाम। तो
500 mg सुबह लेना है, 500 mg शाम को लेना है। या फिर साइटोवेदा, जैसे हम अपनी फार्मेसी में हम जो क्लासिकल मेडिसिन बनाते हैं वो साइटोवेदा के ब्रांड से। तो साइटोवेदा महायोगराज गुग्गुल यदि आप लिख रहे हैं तो हमारी 500 mg की हम सारे गुग्गुल बनाते हैं। तो उसमें फिर आप 1 टेबलेट बीडी लिख सकते हैं, एक एक टेबलेट सुबह शाम, या फिर 2 टेबलेट बीडी ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आपको 1 ग्राम बीडी ऐसा मेंशन करना चाहिए। इससे आपकी प्रॉपर डोजिंग जो है वो होती है। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम आयुर्वेद की प्रैक्टिस में बहुत कम ऐसा करते हैं। उसके बाद फिर हमारा अगला जो आता है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ क्लासिकल योग हमने यहाँ पर बताए हुए हैं, जो कि हम यूज करते हैं अपने ट्रीटमेंट में, विशेष रूप से वात व्याधि के लिए। तो उसमें भी हमको क्या क्या डोज हो सकता है, और उसका सेवन काल क्या है, और उसका अनुपान क्या है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। ये बस आपको सिंबॉलिक उसके लिए है, मतलब ऐसा नहीं है कि यही प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। तो अब आप इसमें देखिए कि ये जो क्लासिकल योग हैं, उनके सेटिंग, उनकी मात्रा, उनका सेवन काल और उनका अनुपान इस टेबल में दिया हुआ है। तो क्षीरबला तेल 101 जो होता है वो विशेष रूप से स्नायुगत वात, पक्षाघात रिकवरी के लिए, और धातु क्षय है उसकी वजह से यदि वेदना है तो हम उसमें देते हैं। तो इसका जो डोसेज भी जो है वो 5 to 10 ml सुबह शाम हम इसको यूज करवाते हैं। तो गुनगुने दूध के अनुपान में हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको दूध में हमको इतना ml डालना है। यूजुअली हम क्या करते हैं, 5 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स ऐसा करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट जो ड्रॉप निकाल रहा है वो ड्रॉप कितने ml का हो रहा है। अधिकांश केस में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड इसमें रिसर्च हुआ था, उसमें ये माना गया था कि जो ड्रॉपर से हम जब ड्रॉप निकालते हैं तो एक ड्रॉप आयुर्वेदिक ऑयल का 0.6 ml, 5 to 6 ml का ये होता है। अब आप ये समझिए कि यदि आपको 10 ml लेना है तो 20 ड्रॉप्स आपको यूज करना है, तब फिर वो 10 ml के बराबर होगा। तो 20 ड्रॉप्स सुबह, 20 ड्रॉप्स शाम को, तब जाके क्षीर बला तेल अपना काम करेगा, शरीर में असर दिखाएगा। यदि ओल्ड एज पेशेंट है, बालक है, या दुर्बल रोगी है, तो फिर आप इसका डोज कम कर सकते हैं, अग्नि का विचार भी कर सकते हैं। यदि अग्नि मंद है तो भी आपको पहले अग्नि तीव्र करना चाहिए, उसके बाद फिर तेल का उपयोग इंटरनली उनको देना चाहिए। महानारायण तेल का विशेष रूप से संदिग्धवाद, जहाँ जकड़न होती है उस वहां पर करते हैं, और इसको भी हम ओरली लेते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि अच्छी अच्छी फार्मेसी के, अब आपने सेकंड प्रॉफ में पढ़ा होगा रस शास्त्र भैषज कल्पना में तेल मूर्छन विधि। तो जब तेल की मूर्छना हम करते हैं तो वस्ती और पान के लिए हमको कौन सा पाक करना होता है वो आपने देखा होगा। विशेष रूप से जो फार्मेसीज ऑयल बनाती हैं वो अभ्यंग के लिए बनाती है, तो ज्यादातर वो खरपाक वाले तेल इसमें रहते हैं। तो अभ्यंग के लिए खरपाक, वस्ती और इंटरनल ऑलिएशन के लिए, स्नेहपान के लिए हम मध्यम पाक यूज करते हैं। तो आपको ऑयल उस प्रकार से लेना है। तो ड्रॉप में ज्यादातर जो आते हैं वो मध्यम पाक वाले आते हैं, और पूरी बॉटल जो आती है 100 ml, 200 ml या 5 लीटर के जो कैन आते हैं पंचकर्मा सेंटर्स के लिए, तो वो ज्यादातर खर पाक वाले ही तेल होते हैं। तो उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा, आप ओरल इंटेक करेंगे तो वो नुकसान भी कर सकता है। तो आपको ये ध्यान इसमें रखना होता है। उसके बाद फिर इसमें इसका भी डोज जो है वो 8 से 12 ml होना चाहिए दिन में, या फिर 5-5 ml दिन में 2 से 3 बार आप रोगी को दे सकते हैं। योगराज गुग्गुल जो होता है उसको हम 1 ग्राम की मात्रा में देना चाहिए हमें। तो आप 2 टेबलेट अगर 500 mg का है तो 2 सुबह और 2 शाम को इसमें देना है। तो योगराज गुगुल का भी अच्छा इसमें हमको देखने को मिलता है। योगराज और महायोगराज जो है ऑलमोस्ट उनके इंग्रेडिएंट सेम होते हैं। बस महायोगराज जो है वो रस प्रिपरेशन में है, उसमें पारद गंधक की कजली बनाकर फिर बाकी जो कास्ट औषधियाँ होती हैं वो मिलाकर वटी निर्माण किया जाता है।
अब आप इसमें देखिए कि जो गुग्गुल है यूजुअली उसको भोजन के बाद लेना चाहिए। गुनगुने पानी के अनुपान से देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गुग्गुल भी गरिष्ठ होता है और हर कोई उसको नहीं पचा पाता। योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, रासनादी गुग्गुल, ये अलग अलग गुग्गुल अलग अलग केसेस में यूज करने चाहिए। अब योगराज गुग्गुल विशेष रूप से जो संधि वात होती है उसमें करते हैं। सिंहनाथ गुग्गुल का उपयोग आम वात में किया जाता है। त्रयोदशांग गुग्गुल न्यूरोलॉजिकल जो पेन होते हैं, गृध्रसी या पैरालिसिस की कंडीशन होती है उसमें उसका अच्छा रोल है। उसी प्रकार से रासनादी गुग्गुल होता है वो भी संधिवात में उसका अच्छा है। साइटिका या गुरुद्रसी में भी उसका अच्छा रोल है। और रासना सप्तक कषाय या रासना सप्तक क्वाथ जो होता है इसका भी गृध्रसी में अच्छा रोल है। यदि कब्ज है रोगी को तो आप इसमें अरंड का तेल भी 10 ml तक उस कषाय में मिलाकर रोगी को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये ध्यान रखना होता है कि क्या हमको अनुपान लेना है और क्या डोज में हमको करना होता है। अगला, और इसमें हमने जो टेबल बनाया है उसमें भी कुछ इसमें फॉर्मुलेशंस हैं जो यूज करते हैं, जैसे दशमूल कषाय, बला तेल जिसका नस्य किया जाता है, दशमूल घृत का उपयोग करवाया जाता है, सहचरादि कषाय का है, सहचरादि तेल भी अभ्यंग के लिए यूज होता है, रासना अरंडादि कषाय ये यूज होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस किस टाइप के वात व्याधि में ये बेस्ट फिट है और क्या उसका डोज होना चाहिए, क्या सेवन काल होना चाहिए और क्या अनुपान होना चाहिए। सेवन काल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम अभी कुछ दिनों में एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो आप जो फाइनल ईयर या इंटर्नशिप में हैं उनके लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें हम आपको एक एक मेडिसिन्स के यूसेस बताएंगे कि किस कंडीशन में कैसे उसका उपयोग करना चाहिए, उसके साथ कौन कौन सी मेडिसिन यूज करना चाहिए। क्योंकि अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वात व्याधि के लिए ही इतनी सारी मेडिसिन है, सारे तो हमको देना नहीं होता है एक पेशेंट को। हमको 3 या 4 मेडिसिन मैक्स टू मैक्स देना होता है, और कम हम दे सकें तो अच्छा है। इसीलिए जो हमारा सटीकता जो है हमारे चिकित्सा में वो इम्पोर्टेंट होता है। अभी क्या होता है कि हम ये भी दे देते हैं वो भी देते हैं, सारा प्रिस्क्रिप्शन पूरा भर देते हैं, कोई ना कोई मेडिसिन तो काम करेगी ऐसा सोचकर। लेकिन अगर आप जितना सटीक रखेंगे उससे क्या होगा कि रोगी का पेट औषधियों से नहीं भरेगा और सहजता से वो ले भी पाएंगे, और औषध का क्लेश भी शरीर में नहीं होगा। तो इस वजह से हमको सटीकता बहुत आवश्यक होती है। अगले स्लाइड में हम चलते हैं कि अनुपान क्या होता है। तो अनुपान विशेष रूप से दवा की जो यात्रा हमारे शरीर में होती है उसको वो सरल बनाता है। उसका एब्जॉर्प्शन, उसका एसिमिलेशन और उसकी जो हाफ लाइफ होती है हमारे बॉडी में जाने के बाद विभिन्न प्रकार के एसिड और एंजाइम्स से उसको सामना करना होता है। तो अनुपान अब एलोपैथ में तो गैस्ट्रिक रेजिस्टेंट और इस टाइप के अलग अलग टाइप के डोसेस फॉर्म बना लिए जाते हैं। आयुर्वेद में वैसा नहीं है। तो आयुर्वेद में इसीलिए विभिन्न कषाय कल्पनाएं की जाती हैं। और जो हमने पंचविध कषाय कल्पना जो कही है उसका अब एडवांस्ड भी उसमें आ गए हैं, कैप्सूल्स भी आते हैं। तो उसमें जेलाटिन कैप्सूल, HPMC कैप्सूल मतलब वेज कैप्सूल्स भी उसमें होते हैं। वटी भी आजकल ऐसी आ रही है जिसमें कैस्टर की कोटिंग कर दी जाती है, तो वो भी काफ़ी हद तक अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और फिर उतना उसका लॉस नहीं हो पाता है बॉडी में जाकर। तो प्रॉपर वो अपना असर दिखाता है। नहीं तो क्या होता है कि हमने मेडिसिन ली है 1 ग्राम और वो एंजाइम और एसिड से मिलकर बच जाती है आधा ग्राम, और उसके बाद फिर जब वो अपना असर दिखाने के लिए फिर उसका डोज कम पड़ जाता है और फिर कहते हैं कि वैद्य जी की दवाइयाँ काम नहीं करती। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना होता है। इसीलिए अनुपान हम हर मेडिसिन में बताते हैं। तो तेल आधारित जो योग होते हैं विशेष रूप से गर्म दूध के साथ वो सहज होते हैं। और गले में कई बार क्या होता है कि तेल या घी लेने से वो चिपकता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा कि वो चिपक रहा है, लेकिन वो हल्की सी कोटिंग हो जाती है और किसी किसी को उसकी वजह से इरिटेशन होता है। और फिर बॉडी के लिए तो वो फॉरेन ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो फिर उसको निकालने के लिए फिर म्यूकस बनाता है, फिर कफ प्रोडक्शन होगा
और फिर थ्रोट इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम इस टाइप की समस्याएं मेडिसिन लेने के बाद हो जाती हैं। तो जो भी तेल या स्नेह हम किसी प्रकार का लेते हैं तो उसमें गुनगुना दूध अच्छा है। और यदि दूध कोई नहीं ले पाते हैं तो वो गुनगुना पानी के अनुपान में उसको ले सकते हैं। काढ़ों के साथ हम गर्म पानी रखते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्टिबल भी हो और वो उसमें प्रॉपरली डिजॉल्व भी हो जाता है। और कफ और बाकी है, यदि हमारे शरीर में आमावस्था है तो हम फिर क्या करते हैं कि थोड़ी सी अदरक और धनिया का उपयोग करते हुए उनका या तो रस के साथ में स्वरस के साथ में हम देते हैं, या फिर उसका हम काढ़ा के को भी अनुपान बनाकर ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यदि किसी प्रकार की भी बर्निंग सेंसेशन है, चाहे थ्रोट में या फिर एपिगैस्ट्रिक बर्निंग है या हस्तपाद तल दाह है, तो उसमें हम अदरक का उपयोग नहीं करें, धनिया का उपयोग कर सकते हैं, सौंफ का उपयोग कर सकते हैं, हल्का गुनगुना उसमें रख के करें। तो जब भी आप प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो अनुपान की जो लाइन है उसको अलग रखें और साफ लिखें, क्योंकि यही एडहेरेंस जो है मेडिसिन का उसको बढ़ाता है, मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ाता है। उसके बाद फिर कुछ बॉवेल प्रोटोकॉल भी हमको पालन करना चाहिए। तो कई केस में हम कैस्टर ऑयल की छोटी खुराक कुछ दिनों तक दे सकते हैं, 5 दिन या 7 दिन को हम मृदु विरेचन के कॉन्सेप्ट में हम दे सकते हैं। तो इसमें हम 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 20 ml इस प्रकार से दे सकते हैं। लगातार 3 दिन हम दे दिए या 5 दिन दे दिए या फिर एक एक दिन के गैप में हम दे दिए। तो इससे क्या होता है कि जो नेचुरल जो अर्ज होती है स्टूल की वो होता है, बार बार जाना नहीं पड़ता। स्टूल लूज तो होता है, बहुत ज्यादा क्रूड कोस्ट है उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जिनका मृदु और मध्यम कोस्ट है और हल्की सी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो उसके लिए कैस्ट्रॉल बहुत अच्छा है। और वात व्याधियों के लिए तो वैसे भी एरंड मूल को अच्छा माना गया है, उसी प्रकार से कैस्टर ऑयल भी उनमें काफी अच्छा है। और यह आपको कैस्टर ऑयल भी तभी देना है जब प्रॉपर हाइड्रेशन हो, क्योंकि लूज स्टूल हो रहा है ना। तो ये ध्यान रखना है कि रोगी में किसी भी प्रकार से डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना हो और रोगी पहली रात में घर में आराम कर सके। ऐसी भी कंडीशन हो, ये नहीं कि आप कहीं वो ट्रैवलिंग कर रहा है उसको बोल दे कि आप खाना खा के ये ले लीजिए और उसके बाद फिर वो कहीं निकल गया। वैसा नहीं, ट्रैवलिंग में कभी भी विरेचन मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। और जल्दी रात में सोना है, रात में हल्का भोजन करना है और तय समय पर ही उठना है, ताकि ये दोनों मतलब आप जो विहार हो गया वो और जो आपने मेडिसिन दिया है वो अपान वात को स्थिर कर सके। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल पॉपुलेशंस होते हैं उनमें हमको क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में तेज विरेचन क्या विरेचन ही नहीं देना चाहिए। और यदि अंतिम तिमाही चल रहा है तो केवल कैस्टर ऑयल दे सकते हैं। और वो भी आपको इसका अनुभव हो जाए जब प्रसूतावस्था के आपके सीनियर्स के से या फिर आपके टीचर्स के साथ रहकर अगर आपने देखा है उनको प्रिस्क्राइब करते हुए, तो वो किस कंडीशन में कैसे पेशेंट को दे रहे हैं उसमें आप दे सकते हैं। गैस्ट्राइटिस में रेजिन आधारित जो टैबलेट्स होते हैं वो आपको खाली पेट नहीं देना चाहिए, खाना खाने के बाद में दे सकते हैं। एक्टिव ब्लीडिंग या अनकंट्रोल्ड शुगर हो तो पहले उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए, उसके बाद कोई सा हमको ट्रीटमेंट देना चाहिए। मात्रा हमेशा आपको बल के अनुसार ही सेट करना है और सेवन काल रोज एक जैसा ही रखना है। मतलब ये नहीं कि आज सुबह हमने 8 बजे ले लिया फिर अगले दिन हमने 12 बजे लिया, वैसा नहीं। ड्यूरेशन जो है, ताकि मेडिसिन के बीच का जो गैप है वो मेंटेन होना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि महिलाओं के साथ अक्सर होता है कि वो जब सबको नाश्ता करवाएंगे उसके बाद ही खुद लेते हैं, तो वैसा उनको आप समझा दें कि ये मेडिसिन आपको सुबह 8 बजे लेनी है, मतलब 8 बजे लेनी है। अगर खाने कुछ नाश्ता करने के बाद लेने वाली मेडिसिन है तो आपको 8 बजे से पहले आपको नाश्ता कर लेना है और उसके बाद फिर मेडिसिन लेना है। अगर आपने दिन में 4 बार की मेडिसिन दी है तो सुबह दोपहर शाम और रात, और यदि सुबह की मेडिसिन लेट हुई तो फिर दोपहर की मेडिसिन के साथ में उसका क्लैश होगा। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद फिर हम अगला जो है हमारा कि मॉनिटरिंग एंड रिव्यू इन ओपीडी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि फॉलोअप
में तीन चीजें आपको हर बार नोट करनी है। क्योंकि हम वात व्याधि की बात कर रहे हैं ना, तो दर्द का जो स्कोर होता है, जो पेन स्कोर है, उसको आपको नोट करना है। सुबह की जकड़न कैसी है वो नोट करना है। तो दर्द का स्कोर और जकड़न, ये हो गया पॉइंट नंबर वन। और जो मल का जो पैटर्न है, जो बॉवेल का पैटर्न है, वो किस प्रकार का है, उसको नोट करना है। और तीसरी नींद। तो ये तीन चीजों को आपको नोट करना है इसमें। चूंकि हम BAMS, ये भी हम एक शॉर्ट फॉर्म में अनिवार्य कर देते हैं अपने केस शीट में, तो वो भी अच्छा है। B फॉर बॉवेल, A फॉर एपेटाइट, M फॉर मिक्चुरेशन, और S फॉर स्लीप। तो पेन की कंडीशन है तो आपको पेन स्कोर भी इसमें ऐड करना ही चाहिए। जब भी फॉलो अप हो आपको इसको लिखना चाहिए। और एक सरल फंक्शन मीट्रिक भी आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे सुबह जैसे बैठकर उठने का समय, और फिर वॉक टेस्ट, ये भी आप रोगी का आप मेंशन करिए उसमें कि सुबह वो सो के उठ रहे हैं या फिर बैठकर उठते हैं, तो उठने का वो जो समय है, उसको कितना लग रहा है, पेन कैसा है। और फिर वॉक करवा के भी उनका आप देखिए कि उनके गेस्चर में, उनका पोस्चर, उनका गेट किस प्रकार से है। शुरुआती 2 हफ्तों में आपको साप्ताहिक समीक्षा करनी चाहिए। आपको पेशेंट को वीकली बेसिस पर बुलाना चाहिए अपनी OPD में। IPD पेशेंट है तो आप डेली तो मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं। वीकली असेसमेंट एक अलग से आपको कर लेना चाहिए। और यदि औषधि ले रहे हैं और उस दौरान यदि हैवीनेस आता है, तो उस समय बीच में छोटा सा लंघन या पाचन का विंडो आप एक बना सकते हैं उस, और उसके हिसाब से आप उनका ये लंघन और पाचन बीच में भी कभी भी करवा सकते हैं। क्योंकि हम स्नेह कर रहे हैं तो कई बार वो परिस्थिति आ जाती है, अमावस्था बीच में फिर से उभर सकता है। तो उस टाइप की कंडीशन यदि होती है तो ऐसा हम कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन पर मात्रा, समय, अनुपान विशेष रूप से आपको साफ साफ लिखना है। डॉक्टर्स हैंडराइटिंग जो होता है ना, वैसा आपको बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिखनी चाहिए। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग जो बोलते हैं, वैसा ही है। प्रिस्क्रिप्शन हम अपने लिए या मेडिकल वालों के लिए नहीं लिखते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। प्रिस्क्रिप्शन हम रोगी के लिए लिखते हैं, तो रोगी को समझ में आए उस भाषा में लिखनी चाहिए। और इतनी अच्छी राइटिंग में लिखनी चाहिए ताकि वो उसको समझ सके। और आप अगर अच्छे से लिखते हैं तो आपकी टीम भी उसको अच्छे से समझ पाती है। जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो भी उसको समझ पाते हैं, और मेडिसिन देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है। चलिए अब क्विक मैचिंग गाइड हम देख लेते हैं कि क्लिनिकल उसमें हम क्या करना है, हमको तुरंत त्वरित मिलान कैसे करना है। तो सबसे पहले टेंडन प्रधान जो दर्द होता है उसमें क्षीरबला को प्राथमिकता देते हैं। ऊपर से अभ्यंग हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जॉइंट स्टिफनेस है और कफ है तो उसमें हमको रासना सप्तक या फिर सहचरादि का हमको हल्का स्वेदन करना चाहिए। और नर्व बर्न है या फिर चेहरे का वात है तो आपको बलानस्य देना चाहिए। और यदि जरूरत है तो दशमूल घृत का उपयोग कर सकते हैं। क्लासिकल यदि वात कफज गृदरसी है तो भोजन के बाद योगराज गुग्गुल, रासनादि गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, इनमें से कोई भी आप उपलब्धता और रोगी की अवस्था के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। और जब आम वात जब गतवात बन रहा है, मतलब कि आमावस्था से निरामावस्था में बन रहा है, तो उस कंडीशन में आप सुबह सिंहनाथ गुग्गुल का उपयोग कर सकते हैं। या फिर जैसे आमावस्था में हम आम वातादि, जो आम वातारी रस होता है उसका भी उपयोग करते हैं। अजमोदादि चूर्ण का उपयोग करते हैं जब बहुत अधिक आमावस्था होती है तो। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा आज का ये खत्म होता है। और इसमें मेन जो, अब चूंकि हम थर्ड प्रॉफ के हिसाब से देख रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में वाइवा से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो आपके पास यदि ये समरी है तो आप नोट्स जो हमने आपको पोर्टल में उपलब्ध करवाया है वो आप अगर पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियो देखने का भी टाइम नहीं होता है। आप खुद पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए जो भी हम लेक्चर ले रहे हैं
उसका रिटर्न भी आपको देखने को मिल जाएगा पोर्टल में। तो आप खुद से उसको पढ़ेंगे। और ये क्विक रिवीजन जो इसमें आप देख पा रहे हैं, वो आपको वहां पर भी इसी प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है। तो सीधा आप, यदि आपने एक बार पढ़ लिया है एग्जाम के टाइम पे, बस अब क्विक रिवीजन आप देखिए, या फिर जो उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप बस खाली देखिए और आपका फिर ये हो जाता है। तो अच्छा रहा मेरे ख्याल से आज का ये अनुभव, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष लाइव आया हूँ। और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप अवश्य पूछिए, किसी प्रकार की कोई झिझक मत रखिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फाइट करने के हिसाब से आपको नहीं सोचना है, AIA PGT PG एंट्रेंस के हिसाब से, या फिर जो भी AMO की या जो भी एंट्रेंस होती है उसको भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करिए। हमने पोर्टल में फ्री टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाया हुआ है, तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आप MCQs भी देखते रहिए, भले ही वो आपका सिलेबस कवर हुआ है या नहीं हुआ है। आप जब MCQs देखते हैं उससे भी आपकी तैयारी होती जाती है। तो आपको, अब चूंकि आप फाइनल ईयर में आ चुके हैं ना, तो अब आपको AIA PGT का भी ध्यान में रखना है। तो AI PGT के लिए भी हमारे पास फ्री का कोर्स है, पेड का भी है। लेकिन आप पेड में अभी मत जाइए। अगर आप 2,000 एफर्ट कर सकते हैं तो लाइफ टाइम एक्सेस है उसका, तो उसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से अ, सारे वो एक्सप्लेनेशन किए गए हैं, तो वो वीडियोस को भी आप देख सकते हैं एडिशनली। और साथ में अपना ये जो यूनिवर्सिटी एग्जाम का सिलेबस है इसको भी आप देखते रहिए। MCQ इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि MCQ आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है और एंट्रेंस टेस्ट में भी आता है, तो उसकी भी आपकी प्रैक्टिस होते रहेगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।